स्टूडेंट, क्लास 12th ज्योग्राफी। हमारी पिछली क्लास में हम जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे थे और हमने विश्व जनसंख्या के बारे में पढ़ा था। आज की जो हमारी ये क्लास है उसमें एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हमारे ज्योग्राफी की बुक का जो पार्ट 2 है, ब खंड है, उस खंड का ये तीसरा लेसन है, संसाधन का वर्गीकरण, संरक्षण व पोषणीय विकास। अब हम देखेंगे कि संसाधन होते क्या हैं। देखिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, चाहे छोटे क्वेश्चन में से आए 1 नंबर 2 नंबर वाला, या बड़े क्वेश्चन में से आए 4 या 6 नंबर का, परंतु क्वेश्चन जरूर आता है। इम्पोर्टेंट लेसन है, परंतु टफ नहीं है, अच्छा लेसन है। देखिए आप, अब हम देखेंगे कि संसाधन होते क्या हैं, है ना। तो देखिए संसाधन कहते किसे हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है तथा जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिसका अर्थ मूल्य हो, संसाधन कहलाता है। यानी देखो, ऐसे चीज़ जो कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हो, पहली बात, और जो क्या करे, मानव की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने के लिए भी सक्षम हो, तथा जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यानी हमारे जो उद्योग हैं उनमें इस प्रकार की स्थिति हो कि उस चीज़ को बना सके, जिसका आर्थिक मूल्य हो, संसाधन कहलाता है। और उसका आर्थिक मूल्य भी हो, उसको हम बेचें तो उसको हमें पैसा मिलना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। फिर है देखिए, जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं। इनकी एक परिभाषा है कि संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। मानव संसाधन का निर्माण तथा उनका उपयोग करता है, इसीलिए मानव को संसाधन का जनक कहा जाता है। मानव ही क्या कर रहा है, संसाधन का उपयोग कर रहा है, और मानव ही क्या कर रहा है, संसाधन का मतलब निर्माण भी मानव कर रहा है और उपयोग भी मानव कर रहा है, इसलिए मानव को संसाधन का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कहें कि सटीक रूप से ऐसे पर्यावरण में उपलब्ध ऐसी चीज जो कि मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है, क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अब देखिए कि संसाधन होते मतलब हम किस चीज को संसाधन कह सकते हैं। देखिए, हम हर चीज को संसाधन नहीं कह सकते कि हर चीज ही संसाधन है। संसाधन होने के लिए उसमें कुछ बातें होनी जरूरी है। तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जब होगी तब हम उस चीज़ को संसाधन कहेंगे। देखिए, पहली है वस्तु का उपयोग संभव हो, कि ऐसी वस्तु जिसे हम संसाधन कह सकते हैं, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि ये कोई ऐसी कोई वस्तु हो जिसका हम उपयोग ही नहीं कर सकते, उसको संसाधन बोल दे, ऐसा नहीं होगा। ऐसी वस्तु जिसका हम उपयोग कर सकते हैं वही संसाधन कहलाएगी, पहली बात। दूसरी बात, वस्तु का रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु में किया जा सके, यानी हम उस चीज़ को परिवर्तित रूप दें। यानी जैसे आज हमने सोना निकाला, फिर उसके अंतर्गत हमने उसको अच्छा बनाया करा, तो उसमें वो क्या हो गया, और ज़्यादा मूल्यवान हो गया, है ना। आज हमने लोहे निकाला, लोहे की वस्तुएं बनाई, अलग अलग प्रकार के भांति के औजार बनाए, तो वो क्या हो गए, और ज़्यादा मूल्यवान हो गए। तो जिनका उपयोग किया जा सके और उसको अगर हम रूपांतर चेंज करें तो उसका मूल्य और क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, उस वस्तु से निर्मित उद्देश्यों की पूर्ति होती हो। जैसे अब कोई भी वस्तु है तो उससे कोई ना कोई उद्देश्य की पूर्ति हो, ऐसे नहीं कि उसका कोई उद्देश्य नहीं है, हाँ भाई उसको हम काम नहीं, उसका उद्देश्य, जैसे भी पत्थर है, पत्थर का भी एक हम उद्देश्य है कि हम पत्थर से हम मकान बनाने में, इमारत बनाने में काम आता है, तो उस प्रकार उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन हो। अब जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे अभी हमारे धरती में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे हमारे वैज्ञानिकों को पता है कि ये खनिज हमारी धरती के अंदर है और ये इस चीज़ के लिए उपयोग आ सकते हैं, परंतु उनको निकालने के लिए, उनका दोहन करने के लिए हमारे पास सामग्री नहीं है, मशीनें ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ को हम संसाधन नहीं कहेंगे। तो संसाधन के लिए ये बातें होंगी तभी वह वस्तु क्या कहलाएगी, संसाधन। एक तो क्या हो, उसका उपयोग हो, दूसरे नंबर पे उसको चेंज करें हम, तो मतलब उसका रूपांतरण, उसको परिवर्तित करें उसके रूप में, तो वो मूल्यवान हो जानी चाहिए। एक उसका निश्चित उद्देश्य होना चाहिए और उसे निकालने, दोहन करने के लिए हमारे पास
मतलब हमारे पास मशीन वगैरह होनी चाहिए, हमारे पास मानव के पास इस प्रकार के संसाधन हो कि हम उसका क्या कर सके, विदोहन या दोहन कर सके। ये जब चार बातें होगी तब हम कहेंगे कि वह चीज़ संसाधन मानी जाएगी। ठीक है, अब देखिए संसाधनों का वर्गीकरण। अब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं वह देखिए। संसाधन को विभिन्न आधारों पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से संसाधन होंगे। एक है जैविक संसाधन और एक अजैविक संसाधन। यानी अब इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि भाई जैविक संसाधन किसे कहते हैं और अजैविक, जिनमें जीव है वो जैविक है और जिनमें जीव नहीं है वो अजैविक है ना, और कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में हम विस्तार से हम बात करेंगे जब एक एक संसाधन को विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। अभी हम ऊपरी तौर पे बात कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो होगी उत्पत्ति के आधार पर। भाई आपको बोल दे कि भाई उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं संसाधन, तो आपको जवाब देना पड़ेगा जैविक और अजैविक। ठीक है, अब दूसरा उपयोगिता या समाप्तता के आधार पर, उपयोग करने के आधार पर और उनको समाप्त होने के आधार पर भी दो प्रकार के संसाधन होते हैं। एक तो नवीनीकरण और एक अनवीनीकरण, है ना, अनवीनीकरण, है ना, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। तो एक तो नवीनीकरण होगा और एक अनवीनीकरण, जिनको पुनः वापस स्थापित किया जा सके और जिन्हें वापस हम कह सकते हैं पुनः उनका नहीं उपयोग किया जा सके। फिर है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब देखो स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय भी हो सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी हो सकते हैं। एक है विकास की स्थिति के आधार पर संभावित, विकसित और संचित भंडार। अब ऐसे संसाधन जिनका उनको हम उपयोग लाने के लिए विकास कर रहे हैं, संभावित है कि उनको हम उपयोग ला सकते हैं, ऐसे संसाधन जिनका कि विकसित हो चुके हैं और एक संचित भंडार के खूब सारे भंडार पड़े हैं और उनका हम उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से जो संसाधन है उनको हमने चार भागों में विभाजित किया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा विकास की स्थिति के आधार पर। ठीक है, अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन से होते हैं वो देखिए। जैविक संसाधन जैविक घटकों से संबंधित संसाधनों को जैविक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए मानव, प्राणी जात, वनस्पति आदि। ठीक है ना, अब देखो मानव के लिए काम आता है नहीं आ रहा है, प्राणी भी आ रहे हैं, सारे जीव जंतु है मनुष्य के लिए काम आ रहे नहीं आ रहे, वनस्पति भी मनुष्य के लिए काम आ रहा है। तो इस प्रकार से जो जिसमें जीव है वो जैविक, जिसमें जीव नहीं है वो अजैविक। तो ऐसे संसाधन जैसे मानव के लिए काम आ रहा है, प्राणी है, कोई भी जीव जंतु है वो भी मानव के लिए काम आ रहा है, इस प्रकार से वो सारे संसाधन इसके अंतर्गत आएंगे। अब देखिए अजैविक संसाधन कौन से होंगे। वह संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे चट्टान है, खनिज है, भूमि है, मिट्टी है, पवन है, जल है। अब देखो चट्टान भी हमारे काम आती है, चट्टान में से कई प्रकार के हम खनिज पदार्थ निकल रहे हैं, खनिज निकल रहे हैं, भूमि है, जमीन हमारे काम नहीं आ रही क्या, मिट्टी हमारे काम आ रही है, पवन हमारे काम आ रही है, हवा जल हमारे काम आ रहा है। तो ये दो प्रकार के संसाधन जैविक और अजैविक संसाधन। अब देखिए उपयोगिता के आधार पर संसाधन। पहला है नवीनीकरण संसाधन। वह संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जाता है नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और वन। अब देखो हमने जैसे सौर ऊर्जा को काम लिया, और भी सौर ऊर्जा है उसको काम ले रहे हैं, क्या है समाप्य है क्या, नहीं है, अनलिमिटेड है वो, है ना। पवन है, पवन ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा क्या है, समाप्त हो जाएगी क्या, नहीं, अनलिमिटेड है। जल क्या है, तो इनको सबको हम क्या कहेंगे, इन सबको हम कहेंगे नवीनीकरण संसाधन। ठीक है, और अनवीनीकरण संसाधन कौन से होंगे। वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग के साथ समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, लोहा आदि। ठीक है ना। अब जैसे हमने ईंधन लकड़ी को जला दिया, अभी क्या उसको हम वापस प्रयोग ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। तो जिनको एक बार समाप्त काम में लेने के बाद जब समाप्त हो जाते हैं उन संसाधनों को अनवीनीकरण संसाधन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। अब ऐसा संसाधन जो कि
वह संसाधन जिससे किसी व्यक्ति या संस्था का अधिकार हो व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए मकान, भूमि। अब जैसे कि भाई ये मेरा मकान है तो भाई मेरा स्वामित्व है, ये मेरा व्यक्तिगत मकान है। अब जैसे मेरा ये खेत है तो ये खेत मेरा है। अब जैसे कोई संस्था है बड़ी तो ये वो कहते हैं कि भाई ये मेरा कॉलेज है या ये मेरा आश्रम है, ये या मेरी स्कूल है, तो उस संस्था के व्यक्तिगत है ये। तो इस प्रकार से उनको हम बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन, ये थोड़ा छोटा है, आप थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा इसको। राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन जिन पर राष्ट्र की संपूर्ण जनता अधिकार होता है तथा इनका उपयोग राष्ट्रीय हित में किया जाता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जनसंख्या, खनिज पदार्थ, वन, जन आदि। अब ऐसे संसाधन जो कि हमारे पूरे राष्ट्र का अधिकार है। अब जैसे हमारे भारत की भूमि है, उस पर सबका अधिकार है। अब ऐसे तो नहीं कह सकते भाई सड़क पे ये इंसान नहीं चल सकता, वो पूरे राष्ट्र की है तो उस पर सब चल सकते हैं, है ना। अब खनिज जो जमीन से निकल रहे हैं, अब ऐसे तो नहीं कहते कि सरकार के हमने निकाले हम ही इनका उपयोग करेंगे, नहीं, पूरे राष्ट्र के है वो। अब नदियों में से जो बह रहा है पानी वो किसी एक जने का नहीं है, पूरे राष्ट्र का है, पूरे राष्ट्र में रहने वाले लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। वन जो हमारे जंगलों में वन लगे हुए हैं वो किसी एक जने के नहीं है, वो पूरे राष्ट्र के हैं, उनको सब उपयोग में ले सकते हैं। तो इस प्रकार संसाधन हमने पढ़ चुके हैं। एक तो हम पढ़ चुके हैं उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और क्या बोलते उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। अब देखिए चौथा आधार, विकास की स्थिति के आधार पर। संभावित संसाधन किसी क्षेत्र में विद्यमान संसाधन जिन्हें भविष्य में उपयोग में लाया जा सकता है संभावित संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। जैसे अब कोई क्षेत्र है जहाँ पे भाई हमें लगता है कि यहाँ पे हम पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्षेत्र संभावित है। हर जगह तो हम पवन ऊर्जा के लिए क्षेत्र बना नहीं सकते। अब जैसे अब सौर ऊर्जा के प्लांट, हम ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सूर्य की ऊर्जा किरणें तिरछी पड़ रही है तो वहाँ पे हम सौर ऊर्जा के प्लांट नहीं लगा सकते। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे इस प्रकार के जहाँ ज्वार भाटा आ रहा है वही जो ज्वारीय ऊर्जा हम ले सकेंगे। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कि ऊर्जा को हम उपयोग करने के लिए संभावना हो, भविष्य में उनका उपयोग किया जा सकता है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, संभावी संसाधन। ठीक है। अब है विकसित संसाधन, जिन संसाधनों की मात्रा में गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है विकसित संसाधन कहलाते हैं। अब देखिए कोई भी संसाधन है, हमें पता है कि इनमें इतनी गुणवत्ता है, ये इतना उपयोग करेंगे, वो संसाधन क्या कहलाएंगे, विकसित संसाधन कहलाएंगे। फिर है संचित भंडार, वे संसाधन जिनकी तकनीकी अभाव के कारण मात्रा व गुणवत्ता का निर्धारित अभी तक नहीं किया जा सका है संचित भंडार कहलाते हैं। अब देखो हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने पता लगा लिया कि भाई ये जगह है, इस जगह में यहाँ पे ये वाला खनिज पदार्थ है, क्योंकि आप देखते हो आजकल जगह जगह हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये खान निकली है, यहाँ पे ये खान निकली है। अब जब हमें पता है कि यहाँ पे एक खनिज तत्व है, परंतु हमें ये नहीं पता कि खनिज तत्व किस चीज़ के लिए उपयोगी है ना। तो उसकी हमें एक तो उसको गुणवत्ता नहीं पता, तो हम ये नहीं बता सकते कि भाई ये किस चीज़ में आने वाला, काम आने वाला है, या इसमें कितनी मात्रा में ये ज़मीन के अंदर है। तो ऐसे में उनको हम क्या कहेंगे, संचित भंडार। भंडार तो पड़ा है ज़मीन के अंदर, परंतु उनकी गुणवत्ता और मात्रा का हमें पता नहीं है। परंतु जो विकसित संसाधन है उनकी हमें गुणवत्ता का और मात्रा का पता है, उनको हम क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन बोलेंगे। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, वह संसाधन जिन पर संपूर्ण विश्व के देशों का अधिकार होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से खुले महासागर क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन होते हैं। किसी देश की तट रेखा से 200 किमी समुद्र की ओर का क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में संसाधनों के विद्वान का अधिकार उस देश का होता है जिसकी तट रेखा ये क्षेत्र स्थित है। देखिए क्या होता है, मैंने 11th क्लास में आपको पढ़ाया भी था, अगर याद हो, कि भाई जैसे भाई हमारा ये भारत है ना। अब ये जैसे समझ लीजिए ये हमारा भारत है, इस प्रकार हमारा भारत है। अब यहाँ पे जो 200 किमी क्षेत्र है समुद्र तट से, ये वाला क्षेत्र है ना, समझ लीजिए ये 200 किमी है इधर भी और ये इधर भी। अब इस क्षेत्र जो है ये 200 किमी का क्षेत्र वो हमारे अंडर में है,
किसके अंडर में है? हमारे अंडर में। अब यहाँ पे अगर महासागरों के अंदर कोई भी प्रकार का खनिज पदार्थ निकल रहा है, कोई भी पेट्रोल और भी कोई भी खनिज निकल रहा है, तो उन सब का विदोहन हम कौन करेगा? हम करेंगे। हालांकि देखिए, अब जैसे ये इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है ना। अब देखो ये जो ये पूरे विश्व का है, जैसे नीचे हिंद महासागर है, पूरी दुनिया का है। हम ये नहीं कह सकते कि अब हिंद महासागर हमारा है, या हम कह देंगे अभी उत्तरी ध्रुव सागर उसका है, या हम कह सकेंगे प्रशांत महासागर अमेरिका का है। ऐसा कुछ नहीं, सबका ही है वो। परंतु उसके अंतर्गत क्या होगा कि 200 किलोमीटर की दूरी तक ये जो आर्थिक जोन होगा वो हमारा कहलाएगा। किसका कहलाएगा? हमारा कहलाएगा, ये आर्थिक जोन कहलाएगा। और इसके अंतर्गत जितना भी ये जो है आर्थिक जोन 200 किलोमीटर की दूरी तक वो हमारा कहलाएगा। इसमें जितने भी खनिज पदार्थ हैं, ये हमने 11th क्लास में बात करी थी, अगर आपको याद हो, और याद नहीं हो तो मैंने आपको वापस बता दिया। तो ये जो 200 किलोमीटर की दूरी तक का जो आर्थिक क्षेत्र है वो हमारा कहलाएगा। और उसमें जितने भी महासागर के जो अंदर से हम कोई भी खनिज पदार्थ है, पेट्रोल, देखो हमने बात भी करी थी, जैसे भी गुजरात में अंकलेश्वर में से निकल रहा है पेट्रोल, है ना, अरब की खाड़ी में से निकल रहा है, अरब सागर में से निकल रहा है ना। अब असम में, इधर बंगाल की खाड़ी में भी बड़े बड़े लगा रखे हैं हमने पेट्रोल के लिए। तो वो एक है तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, परंतु वो हमारे क्षेत्र तट रेखा के पास आने के कारण हम उसका विदोहन कर रहे हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं। देखिए, अब आज की क्लास में हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा, संसाधनों के कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण किया, और विस्तार से इस जो पाठ है, इस लेसन का हम और आगे जो हमारी आने वाली क्लास है उसमें अध्ययन करेंगे। आप अच्छे से अपने वर्क कीजिएगा, और अच्छा लेसन है। आपको वीडियो समझ में नहीं आता तो एक बार देख लीजिएगा, शायद ये टाइपिंग थोड़ी छोटी हुई है 2-3 स्लाइड में, तो उसको आप थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, अगली क्लास में हम और बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।